Okay class, so this is the first chapter. Okay, this is a very basic one. Over here हम लोग ज़्यादा बात करेंगे कि how are we going to present financial statements in general. मतलब कोई specific बात मैं नहीं करूँगा कि how to present assets या how to present inventories या what to do with inventories, how to report inventories. ठीक है? यहाँ पर it's more of a general go through of how we will be presenting our financial statements. ठीक? Clear है? इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या सीखना है? इसमें आपने ये सीखना है कि how to prepare an entity's financial statements in accordance with the prescribed structure and format. Now this is important. So far we were making financial statements. हम लोग बना रहे थे, आप लोग बना रहे थे accounting 1 में, accounting 2 में. लेकिन वो क्या होता था कि आप लोग एक फॉर्मेट था, आपको पता था एसेट लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर करंट एसेट्स करने हैं, फिर ये करना है. अगर आप उसको आगे पीछे कर लेते, किसी और बुक में देखते तो वहाँ पे थोड़ा आगे पीछे होता, आप कहते ठीक है यार, it can be done like that. But over here, you need to make it according to the prescribed structure and content. जिस तरीके से ये कहेगा उस तरीके से बताना है. Cumulative depreciation कहाँ पर लिखना है, किस जगह पर लिखना है, ठीक है, किस लाइन में लिखना है, उस तरीके से करना है. So over here, your emphasis is of course on calculation. Calculation तो आपको करनी पड़ेगी और सही करनी पड़ेगी. But it's also on the way you present it. That's why it is actually about presentation of your financial statements. ठीक है, got the idea? ठीक है, ये presentation के बारे में ज़्यादा है. Prepare and explain the contents and purpose of the statements of changes and equity. So these are the two things which you will be doing. This is your introduction to published accounts. और ये काम हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. सही है? Clear class? Start करें? Okay. You already have idea about financial statements, हाँ? कौन-कौन सी होती हैं? इसको मत देखिए और खुद रखो. Statement of financial position, P&L. Statement of financial position. ये वर्ड, ये लाइन सुनिए. इसको तो बैलेंस शीट हम बोलते हैं ना. इसको तो हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, तो फिर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बोल रहे हैं? Why did you call it statement of financial position? It shows the position at It shows the the financial position of a organization. ये financial position बताती है एक organization की at नहीं, at a specific date. It can be end of the accounting period, it can be start of accounting period, end of mid of accounting period, it can be any date you want. ठीक है, वो फाइनेंशियल पोजीशन बताइए किसी भी दिन, किसी भी वक्त, ये उस वक्त की है. मतलब ये है 12 अगस्त 2021 की, बस. अब ये 13 अगस्त की नहीं है, ये 12 अगस्त को ये पोजीशन की, ये फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, सो फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्या शो कर रही है? फाइनेंशियल पोजीशन आपको शो कर रही है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और आपके पास लायबिलिटीज कितनी है. ठीक, इसका मतलब ये बैलेंस शीट का एक और नाम हो गया. इफ यू आर नॉट इजी विद दिस नेम, यू कैन स्टिल कॉल इट एज बैलेंस शीट. आप इसको बैलेंस शीट ही बोलें, मुझे कोई वो नहीं है कि आप इसको यही बोलें, लेकिन आप याद रखें कि इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट. अब ये बात आपने याद रखनी है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट. ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड देन ओनर्स इक्विटी. तीन चीजें. क्लियर हो गया साहब? जाएंगे. ओके, ये दो हो गया. सेकंड क्या चीज वो आपको बता रहा है? Statement of changes in owner's equity. All of you understand what is owner's equity? ठीक, owner's equity में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या एडिशंस हैं, क्या क्या डिलीशंस हैं. ये भी हो गया. उसके बाद एक और स्टेटमेंट है जिसको आप लोग नॉर्मली क्या बोलते होते हैं? इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, हम लोग अब उसको इनकम स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ स्टेटमेंट ऑफ माय प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक, अब ब्रिटिश इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक है, अमेरिकन इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट. So I would not mind you calling it anything, but a proper name over here या for this course would be statement of profit loss. ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा नाम है. तो मैं उस पे तो आपको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग प्रॉफिट और लॉस बोलें और उस पे स्टिक करें. ठीक है, गॉट द आइडिया? अच्छा, आगे जाते हैं. अभी तक एक और बात कर रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और साथ कह रहा है, ये क्या चीज़ है यार?
other comprehensive income. No. Income. ये अदर इनकम की बात कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन Other income. अच्छा, other income क्या चीज़ है? मिसलेनियस इनकम लेकिन other income तो क्या आपके उसमें आ नहीं जाएगा? नहीं नहीं. कुछ इनकम इस तरह होते हैं मिसलेनियस जो कि रिकॉर्ड नहीं होते उसको हम लोग बाद में रिकॉर्ड कर देते हैं बाद में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो बाद में जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो अच्छा एक मिनट पहले तो ये बताएं, ये जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है या अकाउंट है या इनकम स्टेटमेंट है, ये क्या होती है? ये शो करती है इनकम स्टेटमेंट है तो प्रॉफिट लॉस को शो करती है, फिर आगे हाँ परफॉर्मेंस को शो कर देती है, आगे नेट इनकम शो कर देती है, आगे जाए ना, ये सब एक ही बातें आप मुझे बता रहे हैं ना, सिनोनिमस चीजें बता रहे हैं। आगे जिस तरह आपने मुझे बताया कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन shows the financial position of an organization at a particular date. So what does this show? The profit or the loss, the profit or loss at the end of the period for the period for the period. ठीक है? Period can be anything, can be 1 day, can be 2 days, 5 days, 10, 11, 15, 20, 21, 360 days, कुछ भी 310 days, 6 months, 8 months, 10 months, 1 year, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है? वो उसको बताएगा। ये बात क्लियर हो गई अब? तो आप मुझे बताएं कि अगर आप कह रहे हैं कि उसके बाद है, तो फिर तो वो इस पीरियड में नहीं आ रहा ना, बिकॉज इट इज फॉर द पीरियड, इस पीरियड के लिए, ठीक है? किस पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 30th June 2025, यानी वो वाला पीरियड जो कि जून में खत्म हो जाता है 30 तारीख। तो जब वो खत्म हो गया और उसके बाद कोई इनकम आई, तो फिर तो एज अ रूल इट शुड नॉट बी इन दिस स्टेटमेंट, इट शुड बी इन दी नेक्स्ट पीरियड स्टेटमेंट और नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट, उसमें चली जाएगी ना। तो फिर तो ये चीज ना होगी, तो फिर ये क्या चीज है? जी क्लास, एनीवन एल्स? नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको। जी क्लास, एनीवन एल्स? क्लास, एनीवन एल्स? नहीं? किसी को भी नहीं याद? किसी को भी नहीं पता? नहीं पता? ओके क्लास, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज OCI। इसको आप लोग आगे जब देखेंगे तो ये OCI के नाम से आपको दिखा रहा होगा उसको, और ये कहता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये वो इनकम है, देखिए जब अदर इनकम थी तो वो अदर इनकम क्या चीज होती है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोर बिजनेस से रिलेटेड ना हो, लेकिन ये इनकम कॉम्प्रिहेंसिव, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जो मेरी हर वक्त नहीं होगी, क्योंकि ये कोर बिजनेस मेरा नहीं है। मेरा कोर बिजनेस है मार्केट्स बनाना, मैं ये बनाता हूँ, ये बेचता हूँ, इससे मैं इनकम कमाता हूँ, ठीक है? इससे जो मैं इनकम कमाता हूँ या इससे जो मैं रेवेन्यू कमाता हूँ वो कहाँ पे शो हो रहा था? ना कहाँ पे शो हो रहा होता है? बैलेंस शीट में कैसे आ गया? बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी होता है, होगा तो इसी स्टेटमेंट में, लेकिन किस जगह पे? उसको बोलते क्या है? व्हाट डू यू कॉल इट? सेल्स। उसको सेल्स बोल रहे होते हैं, उसको अदर इनकम या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बोलते। अदर इनकम वो है जो कि मेरे नॉर्मल इस मार्केट्स बेचने से नहीं है। ये ऐसे हुआ था कि क्या हुआ था? हाँ, ये ऐसे हुआ था कि मेरे पास एक गाड़ी थी, ठीक है? और वो गाड़ी मैंने ली थी 2020 में गाड़ी मैंने ली, और 2022 में इंपोर्ट पे ड्यूटीज ज्यादा हो। जब इंपोर्ट पे ड्यूटीज ज्यादा हो गई तो गाड़ियों की प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है? तो जब मैंने वो बेची तो ऑलरेडी वो तो मैं डिप्रिशिएट भी कर चुका हूँ 1-2 साल, लेकिन फिर भी वो बहुत महंगी बिकी, तो उससे मुझे इनकम आई। और वो इनकम मेरा रोज का काम नहीं है कि मैं गाड़ियां बेचूं, but it's a comprehensive part, so that's why I will be showing it in other comprehensive income. Since it is an income, it will be shown in the income statement or your profit and loss account, but it will not be shown as your sales revenue. It will not be shown as your sales revenue. वहां पे शो नहीं होगा ऊपर, ये नीचे आके शो होगा। अभी जाके देख लेंगे कि कहां पे शो होगा। ये नीचे जाके शो होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं other comprehensive income. Same goes for your other expenses. क्लियर हो गया? ओके, अब जरा काम स्टार्ट करते हैं। ये तो वैसे ही एक रिकॉल है ना कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। इसमें हमने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी? श्योर? यस? नो? यस? नो? यस? नो? यस? क्या चीज?
कैश फ्लो क्या? स्टेटमेंट ऑफ कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। और एक और चीज नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें दो चीजें और हैं, एक है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज विच विल बी शोइंग, वो एक अलग से पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक। दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज व्हिच शोज योर कैश इनफ्लो एंड आउट, सही है। और फिर उसके बाद नोट्स टू द अकाउंट्स जो क्या शो करता है, जो क्या बताता है, कुछ डिस्क्लोजर्स बताता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, वो ये बताता है कि जो आपने चीजें लिखी हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। वो सारी चीज वो बताता है। तो ये जो जितने डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये डिस्क्लोजर क्या होता है? व्हाट इज डिस्क्लोजर? जो ये रिलीज हमारे पास आई इनकी एक्सप्लेनेशन होती है हमारे पास, उनको नोट्स अकाउंट में explain- तो इसको तो फिर एक्सप्लेनेशन बोलना चाहिए था। तो नोट्स टू द अकाउंट्स में दो चीजें हैं, एक एक्सप्लेनेशन है, एक डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर क्या हो? एक्सप्लेनेशन तो क्लियर होगी, डिस्क्लोजर क्या है? सर स्टेटमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की होती है जो पता नहीं चलती, फिर हम उसको डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज करते हैं। उसको डिस्क्लोज करना बाय लॉ, या बाय लॉ आई मीन द कंपनीज एक्ट जो आपके मुल्क का लॉ है, एंड बाय योर गैप या बाय योर आईएएस या आईएफआरएस, ठीक है, या उसके मुताबिक जरूरी है कि आप इसको डिस्क्लोज करें इस इंफॉर्मेशन को। तो फिर आपको उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, जो कि आप फेस ऑफ द बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते, या इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो वो आप नोट्स में शो करते हैं। तो नोट्स में इसका मतलब दो चीजें मेरे पास आ गई, एक मेरे पास आ गई एक्सप्लेनेशन, किसी कैलकुलेशन किस तरह हुई है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी डिटेल्स आ गई, और सेकंड चीज मेरे पास आ गई इसकी डिस्क्लोजर्स। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? यहां तक मैंने रिफ्रेश कर दिया सारा जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड मुझे कहता क्या है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कंपनीज। बाय द वे आपने एक और बात मुझे कही कि सर इसमें ये जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग सारी बात कर रहे थे कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए बेसिकली, लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, सॉरी कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ? कि उनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है, तो वो प्रॉफिट को डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या डिस्क्लोज करेगी इस जगह पर? एक्सपेंडिचर और जो फंड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो ये शो करेगा। और अगर फंड्स ज्यादा हुए एक्सपेंडिचर से, तो फिर एक्सपेंसेस से, तो फिर तो उसको वो क्या कहेगा? पैसे वापस। आपको कभी आपकी चैरिटी के पैसे वापस मिले? जी क्लास क्या कहेंगे उसको? हाँ, वो आप रखेंगे तो सही आप, लेकिन उसको बोलेंगे क्या? दिस व्हाट आई एम आस्किंग। अदर व्हाट? वो तो है ही अदर, मेरा तो काम ही यही है, मेरा कोई काम नहीं है। मैं ना मार्कर बनाता हूँ, ना फर्नीचर बनाता हूँ, ना कुछ और करता हूँ। मैं आप लोगों से पैसे लेता हूँ, चंदा इकट्ठा करता हूँ, और फिर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। फिर तो अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है, आपने मुझे पैसे दिए हैं, और बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने उसको इस्तेमाल सारा नहीं किया, कुछ पैसे मेरे पास रह गए, मैंने एक्सपेंसेस किए, कुछ रह गए मेरे पास, तो उसको मैं क्या कहूँगा? वो क्या है? उसको बोलूंगा क्या? नहीं, सेविंग तो देखिए वो है ना जो आप सेव करते हैं, ये तो सेव तो नहीं किया ना। मेरा काम तो ये नहीं है, मेरा काम था इस पैसे को, आप लोगों ने पैसे दिए, मैंने लगा दिए, लेकिन कुछ पैसे ज्यादा रह गए हैं मेरे पास। सो व्हाट वुड आई कॉल इट? What would I call it? सर फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए रख तो देंगे, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए रखेंगे, लेकिन बोलूंगा क्या? यार सिंपल सी बात है, जब पैसे आपके पास ज्यादा हो जाएगा, आपने पैसे कम लगाए, उसको हम लोग क्या बोलते? सरप्लस और एक्सेस ऑफ फंड्स और सरप्लस ऑफ फंड्स। तो ये मेरा सरप्लस है, ठीक है, ये मेरा सरप्लस हो गया, और सरप्लस लगा दूंगा। लगाना तो मैंने गरीबों पे ही है, खुद तो नहीं खा सकता, ठीक है ना। इसको प्रॉफिट बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस होता है, तो वो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये तो ना यहाँ पे रेवेन्यूज है, ना यहाँ पे एक्सपेंसेस है, रेवेन्यूज है, ठीक है। ओके, इसकी भी बात बाद में थोड़ी देर बाद डिटेल में करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन के। प्रेजेंटेशन इसकी हम लोगों ने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से हैं। हमने ये भी देख लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट अलग है, और हमने ये भी देख लिया कि जो कंपनीज हैं वो अलग हैं, ठीक। अब हम कहते हैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे। अब IAS 1 जो है
वो बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट कंप्राइजेस ऑफ दीस थिंग्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर. हमने क्या क्या बात किया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच इन अदर वर्ड्स इज माय बैलेंस शीट. ठीक है, either a statement of profit or loss. This is what we said, कि we make a profit or a loss and we also call it as an income statement and other comprehensive income. इसको हमने साथ बीच में ऐड कर दिया अलग से कि comprehensive income को भी आपने शो करना है. और लेकिन फिर क्या हो सकता है कि a statement of profit or loss plus a statement showing other comprehensive income. ठीक है, ये हो गया. फिर statement of changes in equity, ये भी हमने बात कर ली. Statement of cash flows, हमने ये बात कर ली. Accounting policies and explanatory notes, ये भी हम लोगों ने बात कर ली. ठीक है, so basically this is what you need to show and this is called as financial statements. Clear हो गया? ये बात थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं. Clear हो गया? This is where your standard starts from. Okay. अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप लोग इन टाइटल्स को यूज करें. आप लोग फाइनेंशियल बैलेंस शीट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. I would want you to use the words balance sheet and profit or loss account. ठीक है, उसको ज्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो आपको नजर आएगा. एक चीज जो मैं आपसे भूल गया आपको बताना, एक छोटी सी एक्सरसाइज तो नहीं, एक आपकी बेनिफिट के लिए है और वो मैं आपको बता देता हूँ. ओके, ठीक है क्लास. सो दिस इज व्हाट आई सेड कि जरूरी नहीं है कि यूज द सेम टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी यूज्ड ओवर हियर व्हिच मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना यूज करें, आप बैलेंस शीट यूज करें. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा वर्ड है तो इसी को इस्तेमाल कर लीजिएगा. अदरवाइज इफ यू यूज इवन इनकम स्टेटमेंट दैट इज फाइन विद मी बट नॉट विद द कोर्स. तो कोर्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा इस्तेमाल करें ज्यादा अच्छा है. ओके, ये भी बात क्लियर हो गई. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. सो बोथ आर फाइन. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, कुछ लोग कहते हैं ओनर्स इक्विटी, चेंज इन ओनर इक्विटी स्टेटमेंट, तो भी सही है. ठीक है, आप इसको जो भी बोल दीजिएगा. अब कुछ आइटम्स एक्सेप्शनल होते हैं. ठीक है, एक्सेप्शनल क्यों होते हैं? क्योंकि वो मटेरियल होते हैं, बड़े आइटम्स. ठीक है, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट याद है? क्या प्रिंसिपल याद है सबको? क्या कॉन्सेप्ट था? क्या कॉन्सेप्ट था क्लास? क्या उन कैलकुलेशंस को इंक्लूड करेंगे जो मैटर करते हैं, जिसके एक्सक्लूड करने पे वो जाती है लिस्ट. इंक्लूड करेंगे मतलब उन कैलकुलेशंस को हम देंगे, उन वैल्यूज को हम देंगे जो मैटर करते हैं. तो अगर आपने 10 रुपए का एक्सपेंस किया तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे. अगर 1 अरब में 10 रुपये का एक्सपीरियंस किया तो उसको हम छोड़ेंगे. आप छोड़ देंगे, लिखेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. नहीं, इसमें नहीं लेते. अगर एक मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा. एक अलग अकाउंट बनाना उसके लिए और वो प्रोसीड करना तो नहीं लिखेंगे. देखिए, दिस इज द पॉइंट कि अगर उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाना है सेपरेट तो नहीं करूंगा. उसको मैं क्लब करके कंबाइन करके सब आइटम्स को इकट्ठा करके आई विल कॉल इट एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस. यू गेटिंग द आइडिया? ठीक है, तो ये करना है. तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एक्सेप्शनल आइटम्स वो हैं जो कि साइज में बड़े हैं, नेचर में बड़े हैं, इंसिडेंस में बड़े हैं, उनको आपने अलग से शो करना है. ठीक है, the name given to material items of income and expense of such size, nature or incidence that disclosure is necessary. Now here comes the disclosure part that you need to disclose it. अगर कोई बड़ी ऐसी कोई बात है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है कि वो क्या चीज है. To explain the performance of the is necessary in order to explain the performance of the entity. तो फिर आपने क्या करना है कि उसको आपने जरूर बताना है कि वो क्या है और उसको अलग से बताना है so that the users of the financial statement can use it in a proper way and it shows a true and fair view of the company. Got the idea? Got the idea? Yes, sir. सही है. अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है? इंक्लूड द आइटम इन द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लाइन, डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट इन द नोट्स. ये तरीका है. यहां पर आपने ऐसा ना आप यहां पे लिख दें there was a lawsuit and lawsuit expense is let's say 10 million. नहीं, this is not how you write it. ठीक है, you need to explain this lawsuit in the notes. notes इसी नहीं है, explanations. हमने क्या किया था नोट्स में? क्या है? दो चीजें आपने बात की, explanations, disclosures. ठीक है, तो वो explanations यहाँ पर आ जाए. ठीक, calculations, explanations, disclosures वो सब नीचे आएंगे. यहाँ पर आप इसको एज एन एक्सपेंस करके और फिर नीचे आप इसको प्रॉपर हेडिंग देकर सारी चीजें बता देंगे. In some cases it may be more appropriate to show the item separately on the face of the statement of profit or loss. लेकिन अगर वो वाकई कोई बहुत ही बड़ा आइटम है तो फिर आप उसको ऊपर भी शो कर दें लॉस और एक्सपेंस, और ये तो कोई
उसने एक्सपेंस, उसने कोई मेरे ऊपर लॉ सूट कर दिया है कितने का, 10 मिलियन का। 10 मिलियन तो बहुत छोटा है, लेट्स से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए कोई 100 मिलियन का कर दिया, 200 मिलियन का कर दिया, तो फिर मुझे उसको ऊपर भी शो करना पड़ेगा, फिर नीचे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ सूट्स में आपने प्रोबेबिलिटी बतानी होती है कि कितनी प्रोबेबल है ये चीज कि ये मेरे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और वहां पर आपने फिर अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है कि वाकई आप ये लॉ सूट हार सकते हैं, तो फिर आपको उस केस में प्रोविजंस बनानी पड़ेगी। ओके, एग्जांपल्स क्या बता रहा है वो आपको, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज। आपके पास बहुत सारे आईफोन्स हैं, ठीक है, और एकदम आईफोन में एक बग आ गया और आईफोन एप्पल कह रहा है कि नहीं मैं वापस नहीं लेता, ठीक है, या मैं कंज्यूमर से वापस लूंगा, मैं रिटेलर से वापस नहीं लूंगा, ठीक, या मैं होलसेलर से वापस लूंगा, लेट्स से देयर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो फिर इन दैट केस वो जो आपकी इन्वेंटरी है उसको अब आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी वो वैल्यू नहीं, या लेट्स पुट इट इन दिस वे कि एक नया मॉडल आ और आउट ऑफ नोवेयर एकदम जल्दी से आ गया और आपके पास पुरानी इन्वेंटरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जब भी नया मॉडल आता है तो पुराना मॉडल सस्ता हो जाता है ना, तो फिर आपको उसके लिए राइट डाउन करना पड़ेगा। और जिस वैल्यू पे हम लोग राइट डाउन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितने पैसे मुझे मिलेंगे, नेट रियलाइजेबल, नेट करके उसका एक्सपेंस देना पड़े आपको, एक कमीशन आपने एक बंदा रखा है वो लोगों को कहेगा, सेल्स करके आपको देगा, उसको कमीशन देना है, उसको हटाकर, ठीक है, उसके पैसे को हटाकर कितना मैं रियलाइज करूंगा, कितने पैसे मुझे मिलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक। इसी तरह सैलाब आ गया, आपकी मशीन इधर पड़ी थी बेसमेंट में, सैलाब आ गया, मशीन खराब हो गई, तो क्या इसकी वही वैल्यू है जो कुछ अर्से पहले तक थी, नहीं, सो दैट मींस यू नीड टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। याद है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू में आप लोगों ने पढ़ी थी एसेट्स के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर, ठीक, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। सो इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, गेन्स लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, कभी-कभी आप लोग ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लिटिगेशन सेटलमेंट, ये जो मैंने आपको बात की, रिवर्सल्स ऑफ प्रोविजंस आपने क्रिएट की है उसकी रिवर्सल करनी है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। अब ये सारी एग्जांपल्स तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगी जब आप लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट को, अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देख रहे होंगे, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी, जो आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट आपको अपने पास रखनी होगी और जब मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपने देखना होगा कि उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही है, जो नहीं है, जो बातें यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, तो हम लोग फिर उसको चेक करेंगे कि वो क्या चीज है और उसको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने कहा था क्या चीज है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जब हम लोग शो करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या चीज शो करते हैं? एसेट शो करते हैं। एसेट में सबसे पहले हम लोग कौन से एसेट शो करते हैं? अब आ गया, हमने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, कौन से एसेट शो करते हैं? करंट। सबसे पहले क्या शो करते हैं आप लोग? करंट। और करंट में सबसे पहले कैश। याद है? ये क्या कह रहा है यार? Statement of financial position, a recommended format is as follows. So that means if you have an annual report with you, so most probably if you open it, you will find something like this, which will start off with assets and it will say non-current asset first. तो यार ये तो फिर जब जितना पड़ा वो सारा का सारा फ्लिप उल्टा हो गया, ठीक है? क्यों उल्टा हो गया? कि इससे पहले आप लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले आप लोग क्या पढ़ रहे थे? आप लोग क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? तो ये भी फाइनेंशियल है यार, ये क्या है? अच्छा, इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो अमेरिकन प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो अमेरिकन बुक्स थी। आप जरा रिकॉल करें कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, उसके ऊपर नाम क्या क्या लिखे हुए थे, उनकी एफिलिएशंस क्या क्या थी, वो किस कंट्री से थे और वो किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे। वो लोग अमेरिकन को फॉलो कर रहे थे। आप लोग कहाँ पे रहते हैं? पाकिस्तान का लॉ जो है बेसिकली वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ब्रिटिश से। ये हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? ठीक है, IAS है, लेकिन डेवलप हुआ IAS कहाँ से आ रहे होते हैं बेसिकली? नहीं यार,
किसी को याद है क्या चीज थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आ तो वहां से रहे होते हैं, लेकिन वो एक ऐसी ट्रीटमेंट बना रहे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होती है, ठीक। हमारा लॉ चूंकि इज अफेक्टेड मोर बाय द ब्रिटिश लॉ, तो वहां पे जो हमारे लॉ में भी जो चीजें हैं वो भी आपको ये मिलेंगी जो कि ब्रिटिश लॉ बोल रहा है। तो आपको प्रेजेंटेशन में, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, आपको टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा फर्क मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको प्रेजेंटेशन में भी फर्क मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको शॉक में नहीं जाना, ठीक है, शॉक में नहीं जाना, और कोई चीज मुश्किल नहीं है। डेबिट वही है, क्रेडिट वही है, रूल्स वही है, लॉस वही है, मेथड्स वही है, कैलकुलेशन वही है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा सा वो जो आपने सीखा था उसको अनलर्न करें और फिर रीलर्न करें जो मैं आपको सिखाऊं, सही है। उसको थोड़ी देर के लिए उसको मिटा दें अपनी मेमोरी से, और ये चीज अपनी मेमोरी में सेव करें, ठीक है, ओवरराइट करें, ठीक है। हो जाएगा क्लास? आसान है? ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। और सबसे बड़ा नॉन करंट एसेट कौन सा होता है? लैंड होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वो जो लैंड होता है उसको हम लोग बेसिकली वो लैंड, बिल्डिंग और सब, वो हमने तो अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा था कि उसको हम लोग क्या बोलते थे? हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीएम, ठीक है। तो नाम उसका वही हम रखेंगे, पीपीएम, सॉरी पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट, सही है। इसके अंदर वो सारी चीजें आ गई जो हम लोगों ने पढ़ी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, सब कुछ आ गया, सही है। क्लास हो गया? वहां पे ये टर्म नहीं है, ये टर्म आप पहले पढ़ चुके हैं, ये टर्म एग्जैक्टली यही टर्म आपकी बुक्स में है जो आप लोगों ने पढ़ा, सही है। ये क्लियर है? पहले चीज क्लियर होगी। सेकेंडली इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। फिर आपके पास आ गई इंटैंजिबल्स, इंटैंजिबल एसेट्स भी आप लोगों को पता है कि कौन कौन से थे, ठीक। फिर आ जाते हैं हम लोग करंट एसेट्स के ऊपर। अब आपकी करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स पे मेरे पास इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये फिर एक और मसला नहीं आ गया, ये इसने क्या कर दिया, ये जरा देखिए इसको, इस ऑर्डर को जरा देखिए और उस ऑर्डर को देखिए जो आपने पढ़ा, दोनों ऑर्डर में आपको क्या फर्क पड़ा नजर आ रहा है? हाँ, उसमें था लिक्विड सबसे ऊपर, ठीक है, लिक्विड सबसे ऊपर, और आप जाएंगे नीचे लीस्ट लिक्विड की तरफ, और यहां पर हो गया फ्लिप्ड, सबसे लीस्ट लिक्विड सबसे ऊपर हो गया, और आप जा रहे हैं नीचे मोस्ट लिक्विड, सही है। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये भी क्लास? ओके, अब आ जाए नेक्स्ट वाली साइड पर। नेक्स्ट साइड हमारे पास कौन कौन सी होती थी? लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। उसमें आप लोग पहले क्या लिखते थे? ना आप लोग पहले लायबिलिटी लिखते थे ना, तो अब चूंकि फ्लिप हो गया तो अब हम पहले क्या लिखेंगे? ओनर्स इक्विटी पहले कर देंगे, ठीक है। ओके, सो लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो हम लोग पहले सबसे पहले आपका कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। जो शेयर कैपिटल हम लोग लिखते थे पहले वो लिख देंगे। कैपिटल एंड रिजर्व्स, आपका शेयर कैपिटल आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ गई, याद है ना सारी बातें? ओके, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ये आ गया, टोटल इक्विटी हो गई, फिर उसके बाद नॉन करंट और फिर करंट, उल्टा हो गया ना, तो करंट सबसे पहले होता है, आप करंट सबसे नीचे जाते हैं, सही है। व्हाट द आइडिया? सब कुछ क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है सो फार? सिर्फ मेथड चेंज हो गया है। इसका मतलब अब अगर इस कोर्स के अंदर यू नीड टू मेक अ बैलेंस शीट, सो यू विल मेक इट अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, दिस फॉर्मेट। बस आप इस पॉइंट से फॉरवर्ड वो जो पुराना वाला फॉर्मेट था वो सारा का सारा खत्म, और ये शुरू, सही है। हो जाएगा? ओके, लेट्स मूव ऑन। यहां तक क्लियर है सारा? इसमें देखने अगर कोई ऐसी आइटम हो जो आपको नहीं समझ आ रही तो उसको देखिए। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड अंडर पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट टैक्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये सारी वो चीजें जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वैसे भी इसमें से आइटम बाय आइटम सबको हम लोग देखेंगे बाद में सेपरेट चैप्टर्स में। सबके आईएएस तो नहीं है क्योंकि कोर्स इतना बड़ा नहीं है कि सबके आईएएस को हम सारे कवर कर सकें और आईएफआरएस को सारे कवर कर सकें, लेकिन जो बड़े बड़े आईएएस और आईएफआरएस हैं हम उनको कवर कर रहे हैं इस कोर्स में, ठीक है। चले आगे जाएं सर क्लास? ओके, डेफिनेशन, ये करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन याद है सर? क्या हम लोग किस तरह डिसाइड करते थे? या एक क्राइटेरिया, लेट्स कॉल इट एज अ क्राइटेरिया फॉर करंट एंड नॉन करंट, याद है ना सबको? हम क्या कहते थे? हाँ, ठीक, करंट तब है जब विद इन ईयर हम बात करते हैं ना, सो दैट मींस 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, कि उसके दरमियान उससे अगले 12 महीनों तक या उससे अगले 1 साल तक अगर वो चीज
कन्वर्ट हो सकती है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो करंट है, और इट इज पार्ट ऑफ द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। या फिर हम लोग कहते हैं कि या तो 12 महीने देखें, 1 साल देखें, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल देखें। बहुत कम होता है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज़्यादा हो, लेकिन हो भी सकता है, ठीक। तो फिर आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में कि अगर 1 साल से ज़्यादा वो आपको बता रहा है किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ का किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पीरियड आपको ज़्यादा बता रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल शायद थोड़ा सा बड़ा है। या कहीं पे क्लासिफिकेशन में आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो इतनी नहीं है और इसको नॉन करंट होना चाहिए था, तो याद रखिए कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा बड़ा है, इस वजह से वो चीज़ करंट बन गई, ठीक है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा बड़ा है। ये बात भी क्लियर होगी? क्लियर? आगे जाएं। क्लास जहाँ पे आपको नहीं समझ आएगी आप मुझे रोकेंगे, नहीं तो अदरवाइज मेरी स्पीड नॉर्मल यही है, मैं इसी स्पीड पे जाऊंगा, शायद आगे जाके थोड़ा स्पीड अप हो जाए। ओके, विद इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। अब ऊपर एक और चीज दिखती है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। आपने किसी ने पूछा सर अदर कंपोनेंट्स होते क्या है? अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी नजर आया? किसी ने नहीं पूछा ना कि ये क्या चीज, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं अदर कंपोनेंट्स, दैट मींस इट विल हैव मोर देन वन थिंग, ठीक है, ज्यादा है ना, अदर कंपोनेंट्स ज्यादा है ना, ठीक है। एक तो आपको पता है नॉर्मल शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल सबको पता है, फिर आपको पता है उसके साथ ऐड होती है रिटेन अर्निंग्स, इसके साथ फिर होती हैं कुछ चीजें जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोविजंस, याद है? याद है? ओके, तो फिर इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हो सकती हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये कभी नाम सुना है? नहीं? जब हम लोग फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, वहां पे नहीं सुना? रीवैल्यूएशन का वर्ड सुना था? रीवैल्यूएशन का वर्ड भी नहीं सुना? वर्ड सुना है वहाँ पे। वर्ड सुना है, तो रीवैल्यूएशन क्या था या क्या है? एसेट्स के लिए रीवैल्यूएशन क्या है? क्या आप दोबारा से उसको वैल्यू करें, ठीक है। मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1970 में, 1970 में स्टार्ट हुआ। माय ग्रैंडफादर बॉट अ बिल्डिंग, उस वक्त उन्होंने लिए 1000 रुपये, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया 1000, बैलेंस शीट बनती गई, अगला साल आया, फिर अगला साल आया। टुडे इज 2025, अगर मेरी बैलेंस शीट में अभी वो 1000 की आ रही है तो आप कहेंगे बिल्डिंग 1000 की, इज इट पॉसिबल? नहीं, तो आप कहेंगे सर इसको रीवैल्यू क्यों नहीं कराया, ठीक है। जब मैं रीवैल्यू कराऊंगा तो इसकी वैल्यू 1000 से एकदम 1 बिलियन पे शायद चली जाए, ठीक है, शायद उससे भी ज्यादा चली जाए रीवैल्यूएशन जब भी हो। तो वो जो पैसे ज्यादा हुए, जब मैं अपनी बिल्डिंग को ज्यादा करूंगा, जैसे पहले बिल्डिंग आ रही थी बिल्डिंग 1000, अब मैं बिल्डिंग को 1000 की बजाय 1 मिलियन पे लेके जा रहा हूं, तो वो जो बाकी पैसे हैं क्रेडिट किस चीज को दूं? बिल्डिंग को तो इंक्रीज कर दूंगा ना। जब बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो बिल्डिंग क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट वुड बी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। ये देखिए बिल्डिंग के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 1 मिलियन और 1000 का कितना फर्क आ गया? 9 मिलियन 999,000। अब क्रेडिट भी तो किसी चीज को देना ना यार, कोई पैसा आया कोई पैसा गया? नहीं। क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, इनकम भी तो नहीं है ना। तो फिर ये मेरी इक्विटी का पोर्शन है। मेरे दादा ने कितने पैसे लगाए थे? 1000 लगाए। आज उस 1000 की कीमत कितनी होगी? 1 मिलियन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इक्विटी एक किस्म की इंक्रीज हुई है। लेकिन यार ये मेरी इक्विटी तो नहीं थी ना। मेरे दादा ने तो एक बिल्डिंग ली थी, कुछ स्टॉक लिया था, ठीक है, कुछ मशीन्स ली थी और उसके ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम करते गए, चीज़ें बस चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब इसमें ये कंपोनेंट जो है इसमें एकदम एक इंक्रीज आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा है। और अब दिमाग ये कह रहा है कि यार ये तो वो मेरी शुरू की इन्वेस्टमेंट थी जो आई थी, ठीक है, तो इक्विटी ज़्यादा हुई। लेकिन इक्विटी के अंदर इसको मैं नहीं लिख सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि जो इक्विटी का जो अकाउंट है उसके अंदर जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, ये उस कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में से एक कंपोनेंट है जिसको मैं बोलता हूं रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो यहां पे मैं क्रिएट करता हूं रीवैल्यूएशन सरप्लस
ऑन बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग का नाम है या जो भी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ट्रेड अमाउंट 9,999,000। अब क्या होगा, मेरा जो बिल्डिंग का अकाउंट है डेबिट साइड पे, ठीक है, एसेट साइड पे इंक्रीज आएगा 9,999,000 का, और लायबिलिटी साइड पे इंक्रीज आएगा इक्विटी के अंदर, मेरी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी बाय 9,999,000, लेकिन इक्विटी के अंदर एक कंपोनेंट है कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इसकी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जो कि आगे जाके पढ़ेंगे कि आपको इसके साथ और क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि ये मैंने किससे रीवैल्यू कराया, सर्टिफाइड रीवैल्यूअर्स वैल्यूएशन वाले थे, वो आए थे, उन्होंने किया था, और फिर इसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बात पड़ेगी। बात क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आगे जाते हैं। फिर एक और चीज भी होती है, शेयर कितने का होता है? ब्लैंक, सारे ब्लैंक। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज की। 100 रुपए किसी का? 100 रुपीज का है, $100 का है, $100 है और 10 रुपए। अच्छा, 10 रुपए का था, 10 रुपए का शेयर था। 10 रुपए का शेयर जब आप लोग शेयर्स बेच रहे होते हैं, तो इशू कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो मैंने आपसे कहा यार ये 10 रुपए का शेयर है, लेकिन मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, 1970 से चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है और बहुत पैसे हैं, लेकिन सिर्फ 9,999,000 तो मैंने यहाँ पे कम इक्विटी ज़्यादा हो गई। मैं कहता बहुत अच्छी है, मैं 10 रुपए का नहीं देता, 100 रुपए का आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। तो जो मैं आपसे पैसे लूंगा वो तो चलो आ जाएंगे उधर, मेरा जो कैपिटल है वो तो 10 रुपए ही होगा ना, क्योंकि मुझे तो अलाउ किया है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है? रेगुलेटरी बॉडी। किस चीज की? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECB, ठीक है। उसमें एक आदमी है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है उसने मुझे अलाउ किया था कि इतने शेयर बेच सकते हो 10 रुपए का ईच, तो मैं 10 रुपए का नहीं बेच रहा, मैं ज्यादा बेच रहा हूं, तो ये शेयर का प्रीमियम है। इट इज ऑल्दो अ पार्ट ऑफ माय इक्विटी, बट आई विल नॉट शो इट इन माय इक्विटी, आई विल शो इट एज अ प्रीमियम, कि मैंने चीजें प्रीमियम पे बेची, तो ये मेरी इक्विटी को तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन इक्विटी के अंदर नहीं आएगा, उससे नीचे कंपोनेंट अलग शो करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट रिजर्व, एनी आइडिया? ये वैसे भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एनी आइडिया? एनी आइडिया? रिजर्व्स क्या होते हैं? चलिए जनरल रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स क्या होते हैं? जल्दी से रिजर्व्स, रिजर्व्स क्लास, रिजर्व्स, प्रोविजंस, रिजर्व्स क्या होते हैं जी? रिजर्व्स क्या होते हैं क्लास? Portion of amount we keep to meet हाँ, our we requirements. we put aside या we keep it in a safe place। अब वो ऐसा तो नहीं है ना यार कि पैसे हैं इस जेब में रख दो यार, ये काम के वक्त इस्तेमाल करेंगे, या सॉक्स के अंदर आप रख देते थे कि यार इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे जब कभी कोई मसला बन जाएगा, तो ये समझेंगे वो वाले पैसे। लेकिन इसके लिए मुझे पहले से पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, या मैंने एक बिल्डिंग खरीदनी है, या मैंने रिटायरमेंट ऑफ डेट करना है, मैंने कर्जा लिया वो मैंने वापस करना है, लेकिन अब हर साल उसके लिए पैसे साइड में करूंगा तो वो ज्यादा होगा ना, वो 10 बिलियन का कर्जा है, ठीक है। तो हर साल उसके लिए वो रिजर्व क्रिएट करता रहूंगा, प्रोविजन रिजर्व क्रिएट करता, ठीक है। तो ये वो चीज है, इधर वो चीज है, ठीक। बॉस ओके, यहां तक क्लियर है सब कुछ? ओके क्लास, पे अटेंशन क्लास। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी मतलब वो जो ओनर के पैसे हैं ना, तो ओनर के पैसे में क्या क्या पूरे वो जो साल था, जो आपने टाइम पीरियड दिया था, उस पीरियड में ओनर्स के पैसों में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो चेंजेस आई, चेंजेस कब आएंगे? जब आप ओनर को कोई पैसे देंगे या ओनर्स से कोई पैसे लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनीज, तो कंपनी में तो फिर ओनर से पैसे आप लेते तो नहीं है। अगर मैंने 10 रुपए दे दिए हैं आपको, मैंने 2 शेयर खरीद लिए थे 10-10-20 रुपए के, तो अब आप मुझसे और पैसे तो नहीं मांगते। तो आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं फिर आप, अगर आपको और पैसे चाहिए हो और आपने इक्विटी के थ्रू करना है, तो आप क्या करते हैं? और शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है कि वो मैं खरीद लूँ, कोई और खरीद ले, कोई भी खरीद ले, कोई भी खरीद सकता है वो शेयर्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहां से हमने स्टार्ट किया हो पिछले साल, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, या तो उसके अंदर कोई चीज इशू हुई है, ठीक है, कम की बात करते हैं, ये लें, कम होगी इसका मतलब ये है कि आपने ओनर्स को कुछ पैसे दिए। अब नॉर्मली आप ओनर्स को कब पैसे देते हैं? जब आप लोग, हाँ, जब आप लोग पैसे कमा रहे होंगे और आप कहेंगे कि अच्छा यार अब चाहिए ओनर्स को भी कुछ ना कुछ दे दें, सो एक्चुअली यू कॉल इट एज डिविडेंड्स, तो आप लोग डिविडेंड्स उनको दे दिए, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सो बेसिकली आइदर यू वुड इशू कैपिटल और यू विल गिव डिविडेंड्स। हम लोग कहते हैं यार ये सारे पैसे इनको दे दूं तो फिर मैं क्या करूंगा, कंपनी कैसे चलेगी, नहीं चल सकती, आगे मुझे पैसे चाहिए, मैंने एक्सपेंशन करनी है, मैंने नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है, मैंने वो खरीदना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पैसे आप लोगों के पैसों में से, पैसे बेसिकली आप लोगों के ना, आप लोग ओनर्स हैं, मैं मैनेजर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से कुछ पैसे रिटेन अर्निंग्स में रखता था, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से कुछ चीजें रिटेन अर्निंग्स में रख देता हूँ। फिर ये भी तो हो सकता है ना यार कि मैं कभी कुछ पैसे रिटेन अर्निंग्स में रख दूं और कभी कभी ये करूं कि आपको डिविडेंड देना है लेकिन मेरे पास उस जगह पर इतने पैसे नहीं हैं, मैं को यार रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, इसमें से कुछ पैसे इधर शिफ्ट करके तो दे दो, तो रिटेन अर्निंग में पैसे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, ठीक है। जब भी आप शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो आपकी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज करती है, जब आप डिविडेंड्स देते हैं तो आपकी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज करती है, लेकिन जब ट्रांसफर हो रिटेन अर्निंग्स में तो या तो आप ट्रांसफर कर दें रिटेन अर्निंग्स में तो यहां से पैसे जाएंगे तो आपकी ओनर्स इक्विटी वुड डिक्रीज, लेकिन अगर आप इट्स द अदर वे अराउंड, आप रिटेन अर्निंग्स से इधर पैसे ले आए तो आपकी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज भी कर सकते। गॉट द आइडिया? इसमें दोनों काम हो सकते, क्लियर है, और फिर आपके पास आपका फाइनल बैलेंस आ जाएगा, ठीक। अभी आप इस चीज को भी पढ़ सकते हैं, इस चीज को भी पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। अब ये ज्यादा अच्छा तब होता है जब हमारे पास एक सामने एक स्टेटमेंट पड़ी होती है जो कि आप नेक्स्ट टाइम क्लास में करेंगे, आपके पास वो स्टेटमेंट पड़ी होगी, आप उसको देखेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि सर इसमें ये चीज है जो कि आपने इधर स्लाइड में नहीं बताई, तो वो क्या है, वो मुझे जरा समझा दें, तो वो हम आपकी एनुअल रिपोर्ट से देख करके वो क्या पर्टिकुलर चीज है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हम फिर वो देखेंगे कि वो क्या चीज है और इस तरह हम लोग ज्यादा से ज्यादा लर्न करेंगे। अच्छा, ये तो अब मैं शेयर कैपिटल, अब देखें ये तो मैं ये टोटल की बात ज्यादा कर रहा था, अब हमने ये कहा था कि शेयर कैपिटल में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो फिर आप हर चीज का अलग अलग मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि शेयर कैपिटल इन इटसेल्फ कितनी चीजें आ रही है, कितनी जा रही हैं, शेयर प्रीमियम में कितनी चीजें आ रही है, कितनी चीजें जा रही हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें जा रही हैं, रिटेन अर्निंग्स में कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें जा रही हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स थे मेरे पास, मैंने 4 कंपोनेंट्स की बात किया था, उन चारों कंपोनेंट्स में कितने पैसे आ रहे हैं, यानी उससे ऐड हो रहे हैं, कितने डिलीट हो रहे हैं, डिलीशंस हो रही हैं, जा रहे हैं, और फिर टोटल करके मुझे बताएंगे कि टोटल क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कॉलम वाइज स्टेटमेंट होगा जिसमें वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपके जो ओनर्स इक्विटी के सारे कंपोनेंट्स हैं उन सबको आपने बताना होगा, ठीक है, उन सबको आप बताएंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में ये सब कुछ होगा, क्या पता कोई कंपनी बनी हो 2020 में या 10 में और उसने कोई चीज रीवैल्यू ना की हो, तो क्या उसके केस में रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्या पता कोई कंपनी हो उसने शेयर्स इशू किए हो लेकिन हमेशा फेस वैल्यू पे इशू करती हो, तो क्या उस केस में शेयर प्रीमियम का कॉलम होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो डिपेंड कर रहा होगा इंडिविजुअल कंपनी की सिचुएशन के ऊपर कि उसमें क्या है। यहां पर हम लोगों ने 4 चीजें पढ़नी है, अगर कुछ और आप इसमें जानना चाह रहे हैं कि और क्या हो सकता है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा ये है कि आप लोग अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर चेक करें। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? यस सर। ओके, ये भी हो गया। लेट्स मूव ऑन। प्रॉफिट लॉस, यार ये तो हमने बहुत पढ़ा है ना, ये तो पढ़ के हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज। अच्छा, एक वो चीज आई थी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, जो मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, लेकिन देख लेते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट और लॉस में 2 चीजें आ गई आपकी, एक तो आपकी प्रॉफिट और लॉस आ गई जो कि आप लोग कर रहे हैं नॉर्मली, एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव चीजें भी आ गई। अब ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो मैंने आपको बताया था ओसीआई है, वो क्या था? ओसीआई क्या चीज है? ये वो इनकम एक्सपेंसेस है दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस।
वो नॉर्मल चीज नहीं है इनके लिए जो हर वक्त होती है. That is, they are recorded in reserves rather than as an element of the realized profit for the period. For the purposes of FR, financial reporting, other comprehensive income includes any change in the revaluation of non-current assets, non-current assets की revaluation हुई हो, and fair value through other comprehensive income financial assets. ठीक है? किसी और financial assets की fair value में कोई changes आई हो, तो ये वो वाली चीजें आपकी other comprehensive income में show होगी. अब आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल भी इसकी पता चल गई है, but once again it will be more clear if you have a proper annual report with you and you see something over there and then we dig into it. हम जाकर उसके नोट्स में देखें कि वो क्या चीज़ है, हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. ठीक है? That's why I want you to have separate annual reports with each and every person, student, so that we learn more. ठीक है? Got the idea class? हो गया? आसान है? Class आगे जाऊं? We still have 15 minutes left. How is it possible?